गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने मानव का अध्यावरण तंत्र पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसके बारे में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अध्यावरण तंत्र मतलब हमने त्वचा के बारे में पढ़ा था कि हमारे शरीर में अध्यावरण तंत्र का निर्माण त्वचा से और रोम ग्रंथियों से, त्वचा के व्युत्पन्न से होता है। दूसरा हमने पढ़ा था त्वचा के स्तर कितने होते हैं, तो 2 स्तर होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है डर्मिस। और अधिचर्म के 5 स्तरों के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इसके बाद त्वचा का जो दूसरा स्तर है चर्म, जिसे हम बोलते हैं डर्मिस, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो समझिए आप इसे ध्यान से। हमारी त्वचा का दूसरा स्तर है या दूसरा जो परत है वो है चर्म। अब स्टूडेंट, जो चर्म जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है अधिचर्म के नीचे। ठीक है भाई, अधिचर्म सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसके 5 स्तर होते हैं। जिन स्तरों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, मेलपिगीय स्तर, स्पाइनोसम स्तर, किरण स्तर, ये जितने भी 5 स्तर हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके नीचे हमारे पास होता है डर्मिस वाली स्तर, डर्मिस वाली परत। तो आप यहाँ समझिए कि अधिचर्म के नीचे क्या होता है? चर्म होता है। और चर्म जो होता है उसका निर्माण होता है भ्रूणीय मीजोड्रम से। अधिचर्म का निर्माण हुआ था भ्रूणीय एक्टोड्रम से और चर्म का निर्माण होता है भ्रूणीय मीजोड्रम से। यह आपको ध्यान रखना है कि अधिचर्म का निर्माण भ्रूण की एक्टोड्रम परत से होता है और चर्म का निर्माण जो है भ्रूण की मीजोड्रम परत से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चर्म है वो हमारी त्वचा का सबसे भीतरी भाग है, मतलब सबसे अंदर की तरफ, त्वचा के सबसे अंदर की तरफ होता है चर्म, उसके ऊपर होता है अधिचर्म और अधिचर्म के 5 स्तर होते हैं। चर्म के सबसे ऊपर होता है मेलपिगीय स्तर, उसके बाद लास्ट में होता है फिर केराटिनाइजेशन होकर के लास्ट का स्तर बनता है जो कि निर्जीव परत होती है। तो ये चर्म जो है वो हमारी त्वचा का सबसे भीतरी भाग होता है, अधिचर्म के नीचे होता है तथा अधिचर्म से लगभग 2 से 3 गुना ये क्या होता है? मोटा होता है। इस स्तर का अधिकांश भाग किससे बना है? संयोजी ऊतक से, मतलब इसमें भी कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिससे इस स्तर का अधिकांश भाग मिलकर के बना हुआ है। और यह जो स्तर है वो अधिक क्या होता है? मजबूत होता है। तो हम यहाँ पे एक नोट डालते हैं कि त्वचा का निर्माण, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि त्वचा का निर्माण किससे होता है, तो उसका आंसर है कि एक्टोड्रम और मीजोड्रम से होता है। त्वचा का निर्माण भ्रूण की एक्टोड्रम तथा मीजोड्रम परत से होता है। अधिचर्म का निर्माण होता है एक्टोड्रम से और चर्म का निर्माण होता है मीजोड्रम से। अब स्टूडेंट, जैसे हमने अधिचर्म के 5 स्तर बताए थे कि अधिचर्म के टोटल 5 स्तर होते हैं भीतर से लेकर के बाहर की ओर, वैसे ही चर्म को भी हमने यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 स्तरों में डिवाइड किया है। पहला स्तर होता है चर्म का पेपिलरी स्तर, जो कि पतला होता है। कोलेजन तंतु, लचीले तंतु और रुधिर वाहिनियाँ यहाँ पर पाई जाती है। चर्म का जो पेपिलरी स्तर है उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको मिलेंगे कोलेजन तंतु, कुछ लचीले तंतु और ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियाँ पेपिलरी स्तर में पाई जाती है। और इसमें रसांकुरों के समान कुछ प्रवर्ध भी पाए जाते हैं। रसांकुर निकले होते हैं, थोड़े से एक रचना होती है जो कि चर्म के भीतरी भाग से निकली हुई होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रसांकुर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चर्म को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है पेपिलरी स्तर, एक होता है जालिका स्तर। पेपिलरी स्तर क्या होता है? पतला होता है, क्योंकि इसमें कुछ लचीले तंतु, कोलेजन तंतु और रुधिर वाहिनियाँ यहाँ पर पाई जाती है। अधिचर्म में मैंने पढ़ा था कि अधिचर्म में रुधिर वाहिनियाँ जो है वो अनुपस्थित होती है और उनको पोषण जो है किनसे प्राप्त होता है? चर्म से प्राप्त होता है। दूसरा चर्म का स्तर है यहाँ पे जालिका स्तर। जालिका स्तर जो होता है वो पेपिलरी स्तर से क्या होता है? मोटा होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की त्वचीय ग्रंथियाँ, रोमकूपिकाएँ, सब कुछ संवेदांग और वसा का स्तर भी पाए जाते हैं। किसमें? जालिका स्तर में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चर्म के 2 स्तर होते हैं, अधिचर्म के 5 स्तर होते हैं। चर्म के 2 स्तर हैं पेपिलरी स्तर। पेपिलरी स्तर क्या होता है? पतला होता है। नंबर 2 होता है जालिका स्तर। जालिका स्तर क्या होता है? मोटा होता है।
एक नोट लगा हुआ है कि चर्म के निचले भाग में वसीय ऊतकों का मोटा स्तर पाया जाता है जो कि तापरोधी स्तर होता है और वो हमारी त्वचा को सुडौल बनाए रखने में सहायक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चर्म के नीचे वसा का बना हुआ एक मोटा स्तर पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव की त्वचा का विकास किससे होता है? तो हमारा आंसर होगा मेसोडर्म से और एक्टोडर्म से। मेसोडर्म से चर्म का निर्माण होता है और एक्टोडर्म से अधिचर्म का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव की त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो किरण स्तर, ये मानव की त्वचा की सबसे बाहरी परत है। नंबर 3 है, त्वचा का अवरोधी स्तर। अब ये स्टूडेंट अपन ने पहले जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था मानव का अध्ययन तंत्र पार्ट फर्स्ट, उसमें इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। तो त्वचा का अवरोधी स्तर कौन सा कहलाता है? स्वच्छ स्तर। स्वच्छ स्तर या ल्यूमिडियम स्तर एक ऐसा स्तर होता है जो त्वचा का अवरोधी स्तर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केराटोहाइलिन नामक पदार्थ कहाँ मिलेगा? तो कणीय स्तर में केराटोहाइलिन नामक पदार्थ पाया जाता है। और नंबर 5 है कि एलिडीन नामक पदार्थ कहाँ होता है? तो स्वच्छ स्तर में एलिडीन नामक पदार्थ उपस्थित होता है। तो कुछ क्वेश्चंस थे अधिचर्म से और चर्म से रिलेटेड जो आपको करने हैं और अपनी कॉपी में भी नोट करने हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पे त्वचा के व्युत्पन्न की, कि त्वचा के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं। मानव की त्वचा में पाई जाने वाली जो विशेष संरचनाएं हैं उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या है? जो कि हमारी त्वचा में पाए जाते हैं। सबसे पहला है रोम। रोम हमारी त्वचा में पाए जाते हैं। और कुछ होती है त्वचीय ग्रंथियाँ, वो भी हमारी त्वचा में पाई जाती है। तो 2 चीज़ें हैं जिनसे हमारी त्वचा बनी होती है। एक होता है त्वचा पर पाए जाने वाले रोम और दूसरा होता है त्वचा में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे रोम की। रोम अधिचर्म की सजीव एवं सक्रिय मेलपीगी स्तर से बनते हैं। जो हमारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं वो मेलपीगी स्तर से इन बालों का निर्माण होता है। अब रोम की संरचना की हम बात करें तो सबसे पहला आता है रोम पुटक। सबसे पहले हम बात करते हैं रोम पुटक की। तो रोम का आधार भाग चर्म में धसा होता है। आपको इस तरह समझना है कि जो रोम, जो बाल, जो महीन बाल आपको हमारी त्वचा के बाहर की तरफ दिखाई देते हैं वो नीचे कहाँ तक फैले होते हैं? चर्म तक फैले हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है? रोम पुटक क्या है समझिए आप इसको। रोम मतलब हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार के रोम पाए जाते हैं, विभिन्न बाल पाए जाते हैं। तो वो जो बाल हैं, जो रोम हैं, उनका आधार भाग चर्म में धसा होता है। मतलब अधिचर्म के 5 स्तरों से होता हुआ नीचे चर्म में उसका आधार भाग पाया जाता है जो कि थैली के आकार की एक रचना बनाता है और उस थैली को हम क्या बोलते हैं? रोम पुटक कहते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? ओके, नंबर दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ये जो रोम पुटक की भित्ति है वो 2 स्तरों की बनी होती है। एक चर्म का तंतुमय बाहरी स्तर और एक अधिचर्म का कोशिकीय भीतरी स्तर। इन 2 स्तरों से पुटकों का निर्माण होता है। नंबर 2 है रोम की जड़। रोम पुटक के तल पर स्थित कोशिकाएं विभाजित होकर रोम की जड़ का निर्माण करती है। हमने पढ़ा था रोम पुटक क्या होता है, तो उसमें हमने समझा था कि रोम मतलब हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार के रोम पाए जाते हैं। जो बाल पाए जाते हैं वो बाल हमारी त्वचा में चर्म के अंदर धसे हुए रहते हैं और थैली के आकार की रचना बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रोम पुटक। अब इसमें क्या है कि रोम पुटक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है और कोशिकाओं की ये प्रॉपर्टी होती है, ये गुण होता है कि वो डिवाइड करती है। तो वो कोशिकाएं जो कि रोम पुटक की थैली में पाई जाती है वो डिवाइड करती है, विभाजित होती है और किसका निर्माण हो जाता है? जड़ का निर्माण हो जाता है। नंबर तीसरा पॉइंट है हमारे पास रोम पेपिला। इसमें बताया गया है कि रोम पुटक के पेंदे पर एक गड्ढा होता है। इसमें चर्म की रुधिर कोशिकाएं, बहुत सारी रुधिर कोशिकाएं होती है, वो एक गुच्छा बना लेती है और इस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? रोम पेपिला। समझ में आ रहा है? रोम पेपिला क्या है? रोम पुटक के पेंदे पर ध्यान देना आप। एक तो होता है कि रोम पुटक के तल पर
जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं डिवाइड करके रोम की जड़ का निर्माण करती है, रोम की जड़ बनाती है। अगर हम किसी के बाल को खींचेंगे तो जड़ से खिंचाव आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोम की जड़। और नंबर 3 है हमारे पास रोम पेपिला। इसमें भी ये बताया गया है कि रोम पुटक के पेंदे पर एक गड्ढा होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की रुधिर कोशिकाएं एक गुच्छा बना लेती है। इस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, रोम पेपिला कहते हैं। काम क्या होता है इसका कि पोषक पदार्थ रुधिर कोशिकाओं द्वारा रोम की जो जड़ है उसमें पहुंचाए जाते हैं। रोम पेपिला से पोषक पदार्थ रुधिर कोशिकाओं द्वारा रोम की जड़ में पहुंचाए जाते हैं। ये मुख्य काम होता है किसका, रोम पेपिला का। समझ में आ रहा है? देखो एक बार वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट रोम की जड़, उससे पहला हमारे पास रोम पुटक। तो रोम पुटक के बारे में पढ़ा था। रोम का जो आधार भाग जो चर्म में धंसा रहता है, थैली के आकार का होता है, उसे हम बोलते हैं रोम पुटक। नंबर 2 है रोम की जड़। तो रोम पुटक के पेंदे पर कुछ कोशिकाएं होती है, डिवाइड करती है, रोम की जड़ बनाती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास रोम पेपिला। लेकिन रोम पुटक के पेंदे पर एक गड्ढा होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोम पेपिला कहते हैं। 3 चीज़ें हो गई। नंबर 4 है हमारे पास रोम कांड। चर्म से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ ठोस भाग, मतलब आपकी जो स्किन पर, आपकी जो शरीर पर जो आप बाल देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रोम कांड कहते हैं। ये निर्जीव भाग होता है, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा था कि अधिचर्म का सबसे ऊपरी स्तर जो होता है वो निर्जीव होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, किरेटिनाइजेशन हो जाता है, किरेटिनीकरण हो जाता है, जिसके कारण वो निर्जीव स्तर का निर्माण करता है। तो रोम कांड हमारे शरीर की त्वचा पर पाया जाता है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई देता है, नज़र आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोम कांड। और ये कैसा होता है, निर्जीव होता है। इस रोम कांड के 3 भाग होते हैं। इस रोम कांड के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला आता है उपत्वचा। रोम का सबसे बाहरी महीन व एक कोशिकीय मोटा स्तर। मतलब रोम कांड क्या होता है, जो हमारे त्वचा के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोम कांड। निर्जीव होता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते किरेटिनाइजेशन हो जाता है, किरेटिनीकरण हो जाता है। उस रोम कांड के भी 3 भाग होते हैं, उपत्वचा, वलकुट और मध्यांश। ओके, तो सबसे पहला भाग है यहाँ पे उपत्वचा, जो कि सबसे बाहरी भाग होता है, महीन होता है और एक कोशिकीय होता है। नंबर 2 है वलकुट। यह रोम का मध्य भाग होता है। इसमें रंगाकण पाए जाते हैं, कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण बालों का रंग होता है, ये काला रंग, सफ़ेद रंग, इस तरह से। और नंबर 3 है हमारे पास मध्यांश। हाँ, तो वलकुट में हमने पढ़ा था कि वलकुट रोम का मध्य भाग होता है। इस तरह की कोशिकाओं में कुछ रंगाकण पाए जाते हैं, जिसके कारण बालों का रंग होता है। यहाँ एक पॉइंट है जो आपको बताना समझाना है कि रंगाकणिकाओं की कमी हो जाने पर वलकुट की जो कोशिकाएं हैं उसमें हवा भर जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि रंगाकणिकाओं की कमी हो जाने पर वलकुट में जो कोशिकाएं हैं उसमें हवा भर जाती है। इस कारण हमारे जो बाल हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो यह एक नॉलेज है, यहाँ पे एक ज्ञान की बात बताई गई है, अच्छी चीज़ है जो हमें याद रखना है कि हमारे बाल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा जो लास्ट पार्ट है रोम कांड, उसमें जो स्तर पाया जाता है वलकुट, उनमें जो कोशिकाएं होती है उसमें हवा भर जाया करती है, जिसके कारण हमें बाल कैसे हो जाते हैं, सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। रोम कांड का तीसरा भाग है मध्यांश। सबसे भीतर का भाग होता है और बहुकोशिकीय होता है। सबसे पहला भाग जो था उपत्वचा, वो सबसे बाहर का भाग था, महीन था, एक कोशिकीय था। और मध्यांश जो है वो सबसे भीतर का भाग होता है और क्या कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। नंबर 5 है इरेक्टर पिलाई पेशियाँ। नंबर 5 इरेक्टर पिलाई पेशियाँ। ये पेशियाँ पुटिका से निकलकर चर्म में लगी रहती है और ये पेशियाँ बालों की गति का संचालन करती है। पुटिका से निकलकर चर्म में, यानी कि जो डर्मिस वाला पार्ट है उसमें ये पेशियाँ पाई जाती है, बालों की गति का संचालन करती है। और जब यह संकुचित होती है तो बाल खड़े हो जाते हैं।
मतलब इन पेशियों में जब संकुचन की क्रिया होती है तो बाल खड़े हो जाते हैं। जब हमें कुछ डर लगता है या ठंड लगती है तब हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। ये हम अक्सर देखते हैं कि जब हमें डर लगता है या जब हमें ठंड ज़्यादा लगती है तो इन पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है, और जिसके कारण हमारे बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो बालों का खड़ा होना इन्हीं पेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका नाम क्या है, इरेक्टर पिलाई पेशियाँ। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास चर्म के बारे में बताया गया था कि चर्म होता है जो कि भ्रूण की मेसोडर्म से बनता है। उसके पहले अधिचर्म था जो कि भ्रूण की एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है, और चर्म में हमने एक तो रोम और त्वचीय ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने रोम उसकी संरचना पढ़ी है कि एक क्या क्या होता है, रोम पुटक होता है, रोम की जड़ होती है, रोम कांड होता है, इरेक्टर पिलाए पेशियाँ होती है, रोम कांड के 3 भाग होते हैं, मध्यांश होता है, बलकुट होता है, उपत्वचा होता है। ठीक है, हमारे बाल सफ़ेद किस तरह से हुआ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम त्वचीय ग्रंथियाँ कौन कौन सी हमारे शरीर में पाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को आप ध्यान से कम 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप वीडियो को देखें, सुने, अपने कान में लीड लगा करके ध्यान से आपको वीडियो को समझना है। एक बार नहीं समझ में आता आप 2 बार समझिए, 3 बार सुनिए उसको, बार बार आप उसको सुनते रहिए। और ये जो नोट्स हैं जो आपको वीडियो के दौरान बताए गए हैं, इन नोट्स को आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, ताकि जब हमारी क्लास जब लगेगी तब हमें सिर्फ इन चीज़ों को समझाने का काम रहेगा। डायग्रामेटिकली हम इन चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए आपको इन सभी नोट्स को अपनी नोटबुक में, बायोलॉजी की नोटबुक में प्रिपेयर करके रखना है, तैयार करके रखना है। और जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो अपने ग्रुप में एक्टिव रहें और वीडियो को देखें, क्योंकि क्लास का भी पता नहीं है। जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आती है तब तक क्लास लगना पॉसिबल नहीं है। उसमें 1 महीना भी लग सकता है और 1.5 महीना भी लग सकता है। तब तक आप अपने नोट्स को कंप्लीट तैयार करें, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगी अपने नोट्स के बारे में डिस्कस कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखिए। ओके, थैंक यू।